काठमांडू की सड़कों पर युवा जोश के साथ उछल रहे हैं, लेकिन पीछे की तस्वीर गवाही दे रही है कि लोगों की नाराजगी केपी शर्मा ओली से कितनी अधिक थी। ओली अब इस्तीफ दे चुके हैं, इसके साथ ही राष्ट्रपति भी कुर्सी छोड़ चुके हैं। सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ युवा सड़कों पर उतरे, उपद्रव हुआ, 20 की जान गई और उसका असर भी हुआ। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटा लिया, लेकिन क्या नेपाल अमेरिका और चीन के बीच अखाड़ा बन चुका है? क्या बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह भारत का एक और पड़ोसी राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो चुका है? नेपाल में फैली अशांति अब सिर्फ आंतरिक असंतोष तक सीमित नहीं लग रही, इसके पीछे बाहरी ताकतों की भूमिका की थ्योरी लगातार मजबूत हो रही है। सरकार ने सोशल मीडिया बैन का फैसला वापस ले लिया, लेकिन गुस्सा थमा नहीं। राजधानी काठमांडू की सड़कों पर केपी छोड़, देश छोड़ जैसे नारे गूंजते रहे। स्थिति इतनी बिगड़ी कि मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री के पी ओली और अन्य मंत्रियों के निजी आवासों पर धावा बोलकर तोड़फोड़ कर दी। भीड़ ने सत्ताधारी दल से जुड़े एक नेता के स्वामित्व वाला काठमांडू का मशहूर हिल्टन होटल तक जला दिया। ये दृश्य 2022 में श्रीलंका और 2024 में बांग्लादेश में देखी गई उथल पुथल की याद दिलाते हैं, जहां घरेलू मुद्दों पर शुरू हुए विरोध अचानक भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन में बदल गए थे। वहां भी गुस्साई भीड़ नेताओं के घरों में घुसकर लूटपाट, तोड़फोड़ और प्रदर्शन करती दिखी थी। नतीजा यह हुआ कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को मालदीव और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत भागना पड़ा। नेपाल की मौजूदा हलचल दरअसल लंबे समय से पनप रहे असंतोष का परिणाम है। 2008 में गणराज्य बनने के बाद सत्ता का खेल बार बार उन्हीं चेहरों ओली, प्रचंड और शेर बहादुर देउबा के बीच घूमता रहा। तीनों नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। बेरोजगारी और आर्थिक ठहराव ने युवाओं में गहरा मोहभंग पैदा किया। सोशल मीडिया बैन से कुछ हफ्ते पहले चला नेपो किड कैंपेन भी इसी गुस्से का प्रतीक था, जिसमें नेताओं के बच्चों की आलीशान जीवन शैली और भ्रष्टाचार की कहानियां वायरल हुई। पिछले 17 वर्षों में नेपाल 14 सरकारें देख चुका है, ज्यादातर अस्थिर गठबंधन वाली। यही वजह है कि इस साल राजशाही की बहाली की मांग तक उठने लगी। जुलाई 2024 में चौथी बार प्रधानमंत्री बने ओली का झुकाव साफ तौर पर चीन की ओर दिखा। परंपरा तोड़ते हुए उन्होंने पहली विदेश यात्रा भारत की बजाय चीन की और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ब्रे से जुड़ने पर सहमति जताई। इसके एवज में नेपाल को $41 मिलियन की वित्तीय मदद मिली, लेकिन श्रीलंका की तरह यह मदद भी कर्ज के जाल में फंसाने वाली रणनीति मानी जा रही है। उधर अमेरिका चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने के लिए मिलेनियम चैलेंज कॉम्पैक्ट नेक्सी को दोबारा सक्रिय कर चुका है। इसके तहत $500 मिलियन का अनुदान ऊर्जा और सड़क परियोजनाओं के लिए दिया जा रहा है, जो सीधे ब्रियर को टक्कर देता है। ओली का चीन की विक्ट्री डे परेड में शामिल होना अमेरिका विरोधी खेमे में नेपाल की उपस्थिति का संकेत माना गया। विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश की तरह नेपाल में भी अमेरिका की डीप स्टेट पर्दे के पीछे सक्रिय हो सकती है। कई आकलनों में यह तक कहा गया कि जल्द ही नेपाल में चीन सरकार हटाकर अमेरिका फ्रेंडली राजशाही बहाल करने की कोशिश हो सकती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।